हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर। इस वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे सीटेट जून 2011 के पेपर 2 को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल वाली वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 यानी कि सीडीपी का सेक्शन कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 तक को सॉल्व करने के लिए नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 3 प्रश्नों यानी कि 31, 32 और 33 के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे लिखा है एक चिट्ठी आपके नाम। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि बात में दम है। अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर दे रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के निरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है उनके बीच तालमेल नहीं बैठा पाता। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है। तो ये जो गद्यांश दिया गया है इसका स्रोत लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 है और क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विद्यालयों में नागरिक शास्त्र का शिक्षण निरस है। सेकंड ऑप्शन है वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। थर्ड ऑप्शन है आपका यह उससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार लिखी और प्रयोग में लाई जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है सामान्यतः विद्यालय शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृद्धि से संबद्ध है। तो तालमेल नहीं बैठा पाता विद्यार्थी, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तक में क्या है, जब वो पढ़ते हैं तो इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शिक्षिका समस्त बातों को विस्तार से समझाते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ाती है और विद्यार्थियों को भली प्रकार से तैयार करती है। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तकों और वाक्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। थर्ड ऑप्शन है आपका कि शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ्य योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इसके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु को आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। तो 32 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक डैश के द्वारा जीवंत बना सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। सेकंड है अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने। थर्ड है नीरस अवधारणाओं की विस्तृत और अस्पष्ट व्याख्या। एंड फोर्थ ऑप्शन है कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता। करेक्ट हो जाएगा 33 का ऑप्शन 1। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा के द्वारा जीवंत बना सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है जल और नवीकरणीय संसाधन है। सेकेंड है वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है, तो ये भी सही है। सेकंड है पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण के तरीकों में से एक है, ये भी सही है। थर्ड है स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 जो है 34 का वो गलत कहा गया है जल संरक्षण के संदर्भ में, इसलिए ये राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई।
सेकंड है जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। थर्ड है मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। एंड फोर्थ ऑप्शन है नदियाँ सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए। तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एक उन नगरों के समाप्त होने, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन सब के समाप्त होने का कारण कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गई थी, ये जो है ये कारण सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। ज़्यादातर महाजन पदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इनके आसपास लकड़ी, ईंटों तथा पत्थरों की उपलब्धि थी। सेकंड ऑप्शन है वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। थर्ड ऑप्शन है आपका शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। एंड फोर्थ ऑप्शन है ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। तो करेक्ट होगा 36 का ऑप्शन 3। महाजन पदों की मजबूत किलेबंदी इसलिए थी क्योंकि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2:30, सेकेंड है 3 बजे, थर्ड है 3:30 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2 बजे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 आवर प्लस 30 मिनट है ना, इंडिया का जो टाइम है वो ऐसे ही है। तो करेक्ट हो जाएगा 37 का हमारा ऑप्शन 3:30। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित आरेख में से कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डी, सेकंड बी, थर्ड एफ एंड फोर्थ एच। तो अगर आपने रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप जानते होंगे कि फ्रंट जो होता है उसको उत्तर मानते हैं, ठीक है, जो हम सबसे सामने देखते हैं। तो ये हो जाएगा उत्तर और ये दक्षिण। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व जो होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग किया जाता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। करेक्ट होगा इसका ऑप्शन 4, 100 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया। फर्स्ट ऑप्शन है सैन्य अभियान, सेकंड है सर्वेक्षण करने की प्रथा, थर्ड है भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा एंड फोर्थ ऑप्शन है स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा। करेक्ट हो जाएगा 40 का हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। नील खेती की 2 प्रमुख प्रणालियाँ थी। फर्स्ट ऑप्शन है निज और केज, सेकंड है निज और रैयती, थर्ड है खरीफ और रबी एंड फोर्थ ऑप्शन है निज और सीजनुमा खेती। तो उस टाइम में जो नील की खेतियाँ होती थी वो निज और रैयती होती थी। करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन 2। 42 है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। फर्स्ट ऑप्शन है शोषण, सेकंड है उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई, थर्ड है उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी एंड फोर्थ ऑप्शन है बेरोजगारी। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसानों की जो गतिविधियां थी कि वो यहाँ से वहाँ घूम जाते थे, वो जो थी वो प्रतिबंधित हो गई थी। उनको एक स्थान पे ही रहना था और वहीं पे कृषि करनी थी, तो उनकी जो गतिविधि प्रतिबंधित हुई थी, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 43 है गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था। फर्स्ट ऑप्शन है वह वहाँ एक महल बनाना चाहता था, सेकंड है उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, थर्ड है उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश करी थी एंड फोर्थ ऑप्शन है वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। तो गजनी के जो सुल्तान थे महमूद गजनवी, उन्होंने सोमनाथ मंदिर को इसलिए नष्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की बड़ी चाह थी, इसलिए वो कोशिश कर रहे थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में माना जाता था। फर्स्ट ऑप्शन है वास्तुकला, सेकंड है सांस्कृतिक गतिविधियों, थर्ड है बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार एंड फोर्थ ऑप्शन है सूफी आंदोलन। करेक्ट होगा 44 का हमारा ऑप्शन 1 वास्तुकला का केंद्र।
अगला है क्वेश्चन नंबर 45। बंगाल में डैश प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। फर्स्ट ऑप्शन है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। सेकंड है समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए। सेकंड है परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। करेक्ट हो जाएगा 45 का हमारा ऑप्शन 4। बंगाल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के उद्देश्य से प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिर और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है डैश कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है पदानुक्रमिक, सेकेंड है फाजीवाद, थर्ड है राजतंत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रीतिसत्तात्मक। प्रीतिसत्तात्मक होता है जिनमें लड़कों का ही महत्व होता है। तो यहाँ पे 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृद्धि और मानसिक धारणा को बदलना। सेकेंड है सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना। थर्ड है व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। एंड फोर्थ ऑप्शन है जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना। करेक्ट होगा 47 का आपका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था, ये एकदम सही है। सेकंड है राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्तियों के द्वारा लिखी जाती थी, ये भी सही है। थर्ड है प्रायः राजा इसे स्वयं लिखा करते थे। एंड फोर्थ है ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि प्रायः राजा इसे स्वयं लिखा करते थे, ये जो है वो प्रशस्ति के बारे में गलत बात है। ये ऐसा नहीं था, ऐसा कोई रूल नहीं था कि जो भी प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी वो राजा ही लिखा करते थे। यहाँ पे जो ऑप्शन 2 में आपको क्लियर किया गया कि ज्ञानी कवि विद्वान द्वारा भी राजाओं की प्रशस्ति लिखी जाती थी, ये बात सही थी। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा पीएचसी का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट हेल्थ सेंटर, सेकेंड है पब्लिक हेल्थ कोर्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका पब्लिक हेल्थ सेंटर एंड फोर्थ ऑप्शन है पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन। करेक्ट हो जाएगा 49 का ऑप्शन 3 पब्लिक हेल्थ सेंटर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है खनन, सेकंड कृषि, थर्ड व्यापार एंड फोर्थ ऑप्शन है मछली पालन। तो व्यापार जो है वो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 51 उद्योगपति उद्योग स्थापित करते थे जब। फर्स्ट ऑप्शन है वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सके, सेकंड है वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं, थर्ड ऑप्शन है कस्बे विकसित हो सके एंड फोर्थ ऑप्शन है सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो। तो करेक्ट होगा ऑप्शन 2 उद्योगपति उद्योग तब विकसित करते थे जब वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते थे। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित या फिर प्रेरक स्थितियां होती है। सेकेंड ऑप्शन है एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती है। थर्ड है एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु या संभावित व्यापार एंड फोर्थ ऑप्शन है एक मॉडल जो उत्पाद बेचता है। 52 का करेक्ट होगा आपका ऑप्शन 1। एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित या फिर प्रेरक स्थितियां होती है वह उसे बाजार कहते हैं या फिर बाजार की यह शब्दावली की व्याख्या करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 53 औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है। तो इन चारों ऑप्शंस में जो सबसे बेस्ट है वो चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शिक्षिका का विश्वास है कि उसे औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है
शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ाने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती हैं और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने का योजना बनाती है, समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। तो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट यही होगा, करेक्ट होगा 53 का हमारा ऑप्शन 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कुछ हस्तलिपियां प्रायः पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी, ये सही है। सेकेंड है वे प्रायः तारपत्रों पर लिखी हुई थी। थर्ड है वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई। तो ये जो ऑप्शन 3 है हमारा कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उसका मुख्य स्रोत थी, ये ऑप्शन हस्तलिपियों के संदर्भ में सही नहीं होगी। बाकी जो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 है आपका वो सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? फर्स्ट ऑप्शन है यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। सेकेंड है इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। थर्ड है इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है। एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो हम इसको मैच करेंगे। पहले कृषि, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन और दक्षा कृषि। फिर इधर है अंगूरों की खेती, फसल उगाना और खेती करना, फूल फल और सब्जियां उगाना एंड मछली पालना। तो इसको मैच करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कृषि दिया गया है, कृषि में होगा हमारा फसल उगाना और खेती करना। फिर है मत्स्य पालन, ये हो जाएगा मछली पालना। दक्षा कृषि में अंगूरों की खेती हो जाएगी और फिर यहाँ पे उद्यान कृषि जो है इसका हो जाएगा फूल फल और सब्जियां उगाना। करेक्ट होगा हमारा 56 का ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? फर्स्ट ऑप्शन है पत्रिकाएं, सेकंड रंगमंच, थर्ड चलचित्र यानी कि मूवीज एंड फोर्थ ऑप्शन है रेडियो। करेक्ट होगा 57 का हमारा ऑप्शन 1 पत्रिकाएं। क्वेश्चन नंबर 58। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? फर्स्ट ऑप्शन है वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। सेकंड है वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। थर्ड है अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। एंड फोर्थ ऑप्शन है वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे। करेक्ट होगा 58 का ऑप्शन 3, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक और वाक्य का प्रयोग किया करते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 और 60 को सॉल्व करने के लिए नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ना है और फिर उसके उपरांत नीचे दिए गए दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखा है 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में से महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। सभी समुदायों में से महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था
कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में जोर लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति के संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, स्त्रियों की भागीदारिता स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। सेकेंड है, स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। थर्ड है, भारतीय महिलाएं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में शामिल कर सकती थी। एंड फोर्थ ऑप्शन है, राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। करेक्ट होगा 59 का ऑप्शन 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है, अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज उठाई। सेकेंड ऑप्शन है, स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आई। थर्ड है, महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। एंड फोर्थ ऑप्शन है, महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। करेक्ट होगा 60 का ऑप्शन 4, महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। यह महिलाओं के अधिकारों के संबंध में सही कथन नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय घर पे ही पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है, लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। थर्ड ऑप्शन है, लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा की एक चिंता रहती थी। एंड फोर्थ ऑप्शन है, उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा। करेक्ट होगा इसका ऑप्शन 2, लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत आनंद मिलता था। यह उपयुक्त प्रचलन के बारे में सही कारण नहीं है और इसकी व्याख्या सही से नहीं की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। सेकंड ऑप्शन है, यह मानवीय क्रियाकलापों के सबसे आरंभिक रूपों में से एक है। थर्ड है, इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, यह कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मानवीय क्रियाकलापों के सबसे आरंभिक रूपों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। सेकंड ऑप्शन है, भोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। थर्ड है, गहनों में प्रयुक्त होने वाला सोना और चांदी। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा, रोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा खनिज नहीं है, तो भोजन पकाने में जो नमक इस्तेमाल होता है वह खनिज की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है, भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। सेकेंड ऑप्शन है, राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास। थर्ड है, आर्थिक विकास। एंड फोर्थ ऑप्शन है, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी। 64 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 65, हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा, सेकंड धर्म, थर्ड लिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है संपत्ति। करेक्ट होगा 65 का ऑप्शन 4 संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है, आर्थिक विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा उत्तरदायित्वों का बंटवारा। सेकेंड है, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड है, अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभ को सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों द्वारा समान रूप से बांटना। एंड फोर्थ ऑप्शन है, देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सुनवाई होना। करेक्ट होगा 66 का ऑप्शन 2।
उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन है इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती है। करेक्ट होगा 67 का हमारा ऑप्शन 1, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। यह स्थल मंडल की विशेषता नहीं कही जा सकती। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? फर्स्ट ऑप्शन है यह पूर्णतः गोल है। सेकेंड ऑप्शन है यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। थर्ड है इसके बीच में उभार होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है इसे नीला ग्रह कहा जाता है। करेक्ट होगा इसका ऑप्शन 1, यह पूर्णतः गोल है। क्वेश्चन नंबर 69, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है तरंगे, सेकंड जल चक्र, थर्ड ज्वार भाटा एंड फोर्थ ऑप्शन है धाराएं। करेक्ट होगा इसका ऑप्शन 2, जल चक्र। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है यह मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। सेकंड ऑप्शन है इससे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। थर्ड है पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है नौ संचालन सरल होता है, यानी कि नौ का संचालन सरल होता है, आसान होता है। करेक्ट हो जाएगा 70 का ऑप्शन 2, इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। यह उच्च ज्वार से होने वाले लाभ की श्रेणी में नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71 एंड 72। नीचे दिए गए केस अध्ययन को पढ़ने के उपरांत अगले दो प्रश्नों 71 एंड 72 के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनसे उनका उपनाम पूछने की उसकी आदत है। उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में उस संबंधित व्यक्ति को रखना होता है। जाति पहचान के बारे में पूछने पर लोगों में बहुत नाराजगी थी, हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से इसे अभिव्यक्त नहीं किया। चीजें तब और जटिल हो जाती है जब वह भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती है। यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता है, वह उसकी जाति के स्तर के बारे में पता नहीं लगा पाती। दुनिया को देखने का रश्मि का यह नजरिया उसके अनुसार उसके शिक्षण अधिगम संपादन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। वह कहती है कि यह उसके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है और वह इससे कुछ नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 71 है प्राथमिक समाजीकरण है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। सेकंड ऑप्शन है शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। थर्ड है किशोरावस्था के दौरान समाज में सीखना। एंड फोर्थ ऑप्शन है याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या है? करेक्ट होगा ऑप्शन 1, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, रोष या फिर नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति। फर्स्ट ऑप्शन है समाजीकरण की आवश्यकता को उजागर करती है। सेकंड ऑप्शन है विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आधारित है। थर्ड ऑप्शन है इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िबद्धताएं गलत नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी या फिर कायम रखती है। करेक्ट हो जाएगा 72 का ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपयुक्त वाक्य में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? फर्स्ट ऑप्शन है स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। सेकंड है यह उन्हें और अधिक धन देगा। थर्ड ऑप्शन है शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलेगी उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। एंड फोर्थ ऑप्शन है वे अपवित्र हो जाएंगी। करेक्ट होगा 73 का ऑप्शन 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हो जो हर 3 महीने के उपरांत अपने रहने का स्थान बदलते हैं। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा?
फर्स्ट ऑप्शन है यह प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि विद्यार्थी का जीवन उस तरह की स्थितियों में जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और आनंदमय है। सेकंड ऑप्शन है यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देगा। थर्ड ऑप्शन है यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। तो यहाँ पे नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ने के उपरांत अगले दो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 एंड 76 के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनना है हमें। लिखा है सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती। विद्यालयी चरणों के आरंभ में ही प्रायः विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, उपयुक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान के पास मानव सभ्यता में सुधार के लिए कुछ नहीं है। सेकंड ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता। एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान एक नीरस और कठिन विषय है जिसका शिक्षकों या शिक्षार्थियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। 75 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4।